नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी, उनकी वाइफ भी हमारे साथ हैं, ब्लॉसम जी। ब्लॉसम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि तमाम बड़ी हस्तियों से हम बात करते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर उनसे राय लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति हो या फिर देश की राजनीति, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा ज़रूरी है। और यही वजह है कि हम खास मेहमानों को आपके सामने लेकर आते हैं, उनसे गंभीर और अहम सवाल पूछते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं ऑस्कर जी का। ऑस्कर जी, कांग्रेस की स्थिति की बात करें, इस वक्त जो मुश्किल दौर से कांग्रेस गुजर रही है, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी एक ऐतिहासिक पार्टी है। देश का आज़ादी के लिए किसी ने योगदान दिया तो देश का लोग कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व में आज़ादी का लड़ाई लड़ा और हमको आज़ादी महात्मा गांधी का नेतृत्व में मिला। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी है, उसका त्रिरंग झंडा देश का कोने में देखने के लिए मिलता है। हम प्रजातंत्र में हैं और प्रजातंत्र का मतलब देश का लोग क्या निर्णय करते हैं, वो निर्णय हम लागू करते हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी सत्ता के बाहर भी थी। इसलिए आप 1977 देखेगा तो हम लोग सत्ता में नहीं थे। इंदिरा गांधी खुद हार गई। सारा देश में मेरे ख्याल से, मेरे याद के मुताबिक, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश दो राज्यों में हम अच्छा ढंग से वो छोड़कर दूसरा सब जगह में हम हार गए। सो ये नहीं है आज हार गया सो इसलिए बात खत्म हुई, ये बात ही नहीं है। जमकर कांग्रेस पार्टी दोबारा आई 80 में। हमने सोचा तब 5 साल वेट करना पड़ेगा। पार्लियामेंट का चुनाव, असेंबली का चुनाव देश में 5 साल में एक बार आता। फिर भारत देश में 77 में हम हार गए तो भी 80 में दोबारा पार्लियामेंट का चुनाव आया और जमकर हम लोग जीत कर आया। कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए क्या योगदान दिया और किसी ने ये योगदान देने का मौका उनको नहीं मिला। अभी सबसे बड़ा चीज़ है, महात्मा गांधी ने एक बात बोला, हमको आज़ादी देश का सामाजिक न्याय देने के लिए देश में। दूसरा बोला आर्थिक बंधन से लोगों को मुक्त करना। हमारा पूरा लड़ाई, इंदिरा जी ने लड़ाई लड़ा, पंडित जी ने देश को बुनियादी डाल दिया, राजू जी ने देश को दुनिया में पहले स्थान में लाने का सारा योजना बनाया। 21वीं शताब्दी में जाने का बात किया। उसका फल हम देख रहा है आज। भारत देश का स्थिति इतना बुराई था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश का आर्थिक मंत्री का नाते उन्होंने क्या कदम लिया, उसके मुताबिक देश का आर्थिक स्थिति बदल गई। ये राजू जी का कार्यक्रम उन्होंने जारी किया। और प्रधानमंत्री जब थे, दुनिया में सारा डेवलप्ड नेशंस इकोनॉमिक क्राइसिस में थे, मेल्टडाउन बोलते थे हम लोग। उस ज़माने में हमारा आर्थिक स्थिति ठीक करने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उसका सब सवाल ये है कि इस वक्त अगर स्थिति की बात करें तो जो 6 राज्यों में सिमट कर रह गई है कांग्रेस, आपने कर्नाटक की बात की, आपने केरल की बात की, सिर्फ वहीं है कांग्रेस। क्या हो रहा है पहाड़ी राज्यों की अगर हम बात करें, यानी कि उत्तराखंड को ले ले, हिमाचल को ले ले, कर्नाटक को ले ले, केरल को ले ले, एक ऐसी पार्टी जिसका दमखम था, जो लोकतंत्र की और कहा जाएगा देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आज 6 राज्यों में सिमट कर रह गई है। ये अच्छे संकेत नहीं है कांग्रेस के लिए। हम यही बोल रहा हूँ, ये स्थिति हमने पहले भी देखा। हम नहीं बोल रहा हूँ ये स्थिति आज नहीं है।
हमने सबसे पहले मान लिया आज स्थिति ठीक नहीं है, फिर वही स्थिति हमको 77 में था और उधर जमकर हम लोग दोबारा आ गया। अभी क्या बोल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट, जब 350 जिलों में महात्मा गांधी रोजगार योजना था, तब राहुल जी ने, सोनिया जी ने प्रधानमंत्री से बात कर वो देश का सारा जिलों में लागू करने का काम किया। उसका मतलब गरीब लोग सिर्फ कुछ राज्यों में है और राज्यों में कुछ गरीब लोग है। अभी का सरकार क्या करना चाहते हैं, सोच रहा है वो 200 जिले को सीमित करने का सोच रहा है। ये गरीब लोग एक बड़ा राज्य में भी हो सकता है, छोटा राज्य में बचने का हक एक गरीब आदमी को है, किधर भी है तो बचने का हक है। कांग्रेस पार्टी ने, भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया, कोई गरीब है नहीं तो कोई आदमी है बोलेगा मेरे को 100 दिन का नौकरी दे दीजिए, हम करने के लिए तैयार है, उसको नौकरी देने का निर्णय लिया। आज भारत देश के ऊपर क्या आरोप है, बच्चों को नौकरी में लगाते हैं, हम चाइल्ड लेबर का बात करते हैं। चाइल्ड लेबर का बात क्यों करता है, माँ बाप को बच्चों को स्कूल में भेजने का ताकत माँ बाप के नहीं है, बच्चों ने भी कमाई करना है। अभी हमारा सोच क्या है, हमारा सोच कानून के मुताबिक हर एक बच्चों को स्कूल में भेजना है। अभी आप 2 जिलों में सीमित करिए, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम 2 जिलों में सीमित करिए, नहीं तो अभी भारत सरकार ने निर्णय लिया किसी गरीब परिवार अभी 75% लोगों को कवर कर रहा है, एक आदमी को 3 रुपया में चावल देंगे, 2 रुपया में गेहूं देंगे। ये बोलेगा ये नहीं, हम ये मोटा छोटा करेंगे कार्यक्रम और ये कार्यक्रम में परिवर्तन लाएंगे, तब गरीब लोगों को माँ सोने के वक्त में बच्चों को खिलाती है, माँ सोने के वक्त में आदमी को खाना खिलाती है, खुद बचेगा तो खाना खाती है, नहीं तो पानी पीकर सोती है। इसलिए सोनिया जी ने बोला किसी माँ देश में भूखा नहीं सो सकती है। ये कार्यक्रम मोटक किया तो क्या हो जाएगा, दोबारा माँ पानी पीकर सोना पड़ता है। ये मुद्दा, 2 ही मुद्दा काफ़ी है हमको, ये सरकार गरीब लोगों के पक्ष में नहीं है दिखाने के लिए। उसके लिए आपने इतना किया, आपकी पार्टी ने इतना किया जनता के लिए, लेकिन जनता ने अभी तो नकार दिया आपको, इसे मानना होगा। हम मान लिया, इसके लिए इसकी वजह क्या है, जनता ये चर्चा का विषय है कि एक इतनी बड़ी पार्टी और आज ये स्थिति है कि क्षेत्रीय पार्टियों उसे किनारा कर रही हैं, उसे साइडलाइन कर रही है, उसे रिप्लेस कर रही हैं। आप किसी आदमी को बोले आपको स्वर्गलोक अभी दिखाएंगे, आप मरने के बाद दिखाएंगे बोलेगा तो लोग हाँ बोलते ही ठीक है। फिर किसी को बोलेंगे अभी स्वर्गलोक आपको पहुंचाएंगे बोलेगा तो किसी आदमी बोलता है ठीक है एक बार देकर आएंगे, देकर वापस आएंगे। ये स्वर्गलोक देखने का बात किया उन्होंने। अच्छा दिन आने वाले मतलब क्या है, आपको स्वर्गलोक हम तुरंत दिखाएंगे। उन्होंने क्या बोला, बाबा रामदेव ने क्या बोला, 85,00,000 करोड़ विदेश में है, वो हम तुरंत लाएंगे। हमने बोला लाने के लिए वक्त लगेगा, हम लोग देश विदेश का सरकारों से बात कर रहा है, वो डायलॉग यूनिलैटरल नहीं है, वो दोनों देशों से बात कर कैसा लाना उसका चर्चा चल रही, लेजिस्लेशन बना रहे, एग्रीमेंट्स बना रहे। ये हमने बोला, वो लोगों ने बोला ये पूरा गलत है, झूठ है, हमको सरकार दे दीजिए, आपको 100 दिन के अंदर हम लाएंगे। आज क्या बोल रहा है वित्त मंत्री, क्या बोल रहा है, हम नाम बता नहीं सकता है, अभी नहीं ला सकता है, वक्त लगेगा। हमने भी वही बात किया। और कोई आकर बोलेगा अभी करेंगे, लोग मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे।
यानी कि आपको ये लगता है कि जो अब सब्जबाग बीजेपी सरकार या बीजेपी पार्टी लोगों को दिखा रही है, ये सब्जबाग सरकार बनने के बाद आने वाले वक्त में ज़रूर टूटेगा, और भले ही इस समय विपक्ष में कांग्रेस है, आने वाले वक्त में बीजेपी होगी। कांग्रेस पार्टी ने क्या कदम लिया, लोगों को क्या काम दिया, एजुकेशन को ऊंचा करने का क्या कदम लिया, बच्चों को आज 90% बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरा वो बदलेगा तो दोबारा हम वो स्थिति में पहुंचेंगे। लोग को मालूम हो जाएगा कांग्रेस क्या बोलती है, क्या किया, और बीजेपी क्या बोलती है, क्या नहीं कर पाया। बिल्कुल। लेकिन चलिए, मोदी सरकार की हम बात कर रहे हैं। आपने कहा कि वक्त आएगा, जनता को सब कुछ मालूम चलेगा। मोदी सरकार के 100 दिन के अगर कामकाज की बात करें और यूपीए सरकार के 100 दिन के कामकाज की बात करें, कितना बीजेपी सरकार के कामकाज में अंतर आप पाते हैं, और क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस ज़्यादा बेहतर काम कर रही है बीजेपी? कांग्रेस पार्टी, हमने सबसे पहले बताया, एक बच्चा पैदा होता है तो उसको जीवन जीने का हक मिलना। फिर ये नहीं था हमारा देश में, सबसे दुनिया में ज़्यादा डेथ, चाइल्ड मोर्टेलिटी भारत देश में था। वो ज़माना बदल गया। आज एक महिला डिलीवरी करना चाहते हैं, भारत सरकार उसका पूरा खर्चा देती है, घर से हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल से घर तक, बच्चा पैदा करने के लिए कितना खर्च देना, ये सारा कांग्रेस पार्टी ने किया। आज आप बोलते हैं 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये लोगों को जानकारी नहीं है 60 साल के पहले क्या था। देश में अनाज नहीं था, राशन करना पड़ा, किसानों को कुछ पानी भी ऊपर लाने का व्यवस्था नहीं था। ये इंदिरा जी ने हरित क्रांति भारत देश में लाया। वाइट रिवॉल्यूशन मतलब दूध, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भारत देश में हो रहा है। उनका राजभार देखिए, कांग्रेस का राजभार का कंपेयर करने का मौका मिलता है, तब आप रियलाइज करेंगे कौन सच बोल रहा है। ऑस्कर जी, आपने ये तो बता दिया कि 62 साल पहले, 65 साल पहले क्या था भारत, और अब क्या है, कांग्रेस क्या लेके आई है। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस कुछ और चीज़ें भी लाई है। महंगाई भी कांग्रेस लेके आई है, भ्रष्टाचार भी कांग्रेस लेके आई है। क्या इस बात से आप किनारा कर सकते हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस से आज ही सुबह हम देख रहा था, येडियुरप्पा जी का पिक्चर बार बार टीवी में आ रहा था, पूरा देखने के लिए मौका नहीं था। येडियुरप्पा क्या है, मुख्यमंत्री स्थान क्यों छोड़ना पड़ा? मेरे को याद नहीं है कोई मुख्यमंत्री अभी जयललिता का देखने के मिला। उससे पहले और कोई मुख्यमंत्री जेल नहीं गया, येडियुरप्पा जेल में गया। किस पार्टी का आदमी है? ये भाषण सबको सब लोग देख सकता है, दे सकता है। और सच्चाई क्या है, जब ऐसा मौका आया कांग्रेस पार्टी ने तुरंत कदम लिया, एक्शन लिया। करप्शन देश में नहीं है तो बोलेगा तो कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। फिर कांग्रेस पार्टी ने जब मुद्दा आया तब कांग्रेस पार्टी ने जरूर एक्शन लिया। लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे, कई ऐसे घोटाले थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी संलिप्तता जताई गई, बताई गई, तो उससे नज़रअंदाज नहीं कर सकती है कांग्रेस। अभी पूरा मुद्दे क्या बताया, वो निर्णय करने का मौका अभी का सरकार है। कुछ 100 दिन में उन्होंने एक भी मुद्दा पकड़कर उसके ऊपर कार्रवाई किया? किधर गया करप्शन का मुद्दा? करप्शन के मुद्दे के बारे में आप बोल रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन लेने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आज अभी का सरकार के ऊपर। 100 दिन में हमको ऐसा एक मुद्दा बताइए, करप्शन का मुद्दा, वो पकड़कर पैसा भी पकड़ लिया, मुद्दा भी एक्सपोज किया, हमको बताए, हम मानने के लिए तैयार है। बिल्कुल। चलिए ऑस्कर जी, हम नहीं बोल रहा हूँ गलत नहीं है, गलत बहुत गलत हो गया बोलते हैं लोग, फिर दिखाने का जिम्मेदारी आपका है। बिल्कुल। ऑस्कर जी, आप कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की स्थिति की हम बात कर रहे हैं।
अब बिगड़ते हालात या कहें गिरते जनाधार को लेकर कांग्रेस कितनी संजीदा है? इसे दुरुस्त करने के लिए क्या कोई एजेंडा या कोई प्रोग्राम इस वक्त कांग्रेस के पास है जिस पर काम किया जाए? क्योंकि आने वाले वक्त में और भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, कुछ साल बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे, तो पूरी प्रिपरेशन के साथ कांग्रेस उतरे। इसके लिए क्या क्या तैयारी कर रही है कांग्रेस? अभी कांग्रेस अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम कर रहा है और लोगों तक पहुंचने का काम जरूर करेंगे। हम हार गया, महाराष्ट्र में हार गया, मान लिया। हरियाणा में हम हार गया, मान लिया। फिर पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी जमकर काम करेंगे, कार्यक्रम। तो क्या इसके लिए जो तमाम राज्य हैं वहीं के मजबूत जनाधार वाले नेताओं को आगे लाने की यहाँ कोशिश की जाएगी? लोगों को लेकर ही काम करना है। लोगों के बिना, लीडर्स के बिना हम काम नहीं करते, वर्कर्स के बिना हम काम नहीं करते। मजबूत वर्कर्स, उसमें हमको चाहिए सेवा, त्याग, बलिदान। ऐसा लोगों को लोग जरूर मानेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे। अभी बलिदान देने का जरूरत नहीं है, सेवा का जरूरत है और त्याग का जरूरत। बिल्कुल। चलिए, कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को मात मिली। विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस को मात मिली। लेकिन उत्तराखंड की हम बात करें, हिमाचल यानी कि इन पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस अपने आप को बनाए रखने में कामयाब रही है। उपचुनाव हुए उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का। तो इन राज्यों में जो जीत मिली है या सफलता मिली है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? क्या वहाँ के नेताओं को या फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी? ये जरूर हमारा नेतृत्व, हम हारेगा तो भी, जीतेगा तो भी, नेतृत्व उसका जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसा नहीं है। फिर स्थलीय वर्कर्स, लोकल वर्कर्स, उनका भी बहुत योगदान है। लीडरशिप, उनको बूस्ट अप करने के लिए क्या काम करना, पार्टी जरूर ये काम करती है। और सोनिया जी जरूर वर्कर्स को जोश देती है, एनकरेज करती है, आशीर्वाद देती है। लेकिन बीच में इस तरह की शिकायतें भी आई थी और अक्सर ये आती रहती है कि कार्यकर्ताओं और जो नेताओं के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। हम ऊपरी तबके को तो मेंटेन करने की कोशिश करें, लेकिन जो पार्टी का जो मजबूत स्तंभ कहा जाता है, जो कार्यकर्ता होते हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज हैं, वो कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं। शायद एक हार की वजह ये भी हो सकती है। ये सोनिया जी जैसा लीडर हमको दुनिया में किधर भी नहीं मिलती है। उन्होंने क्या योगदान दिया देश के लिए, देश का लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए। आज का पूरा का कार्यक्रम हमने बोलना सोनिया जी ने देश के लिए किया। बिल्कुल। चलिए, इस वक्त अगर देखा जाए, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में सामंजस्य नहीं बन पाता। कई ऐसे मुद्दे होते हैं, कई ऐसी योजनाएं होती हैं जो केंद्र सरकार की हरी झंडी के बिना नहीं हो सकती। क्या किस तरह की कोई दिक्कत बीजेपी की सरकार आने से हो रही है राज्य सरकार को? कोई फर्क नहीं होता है। हमारा सिस्टम ऐसा है, राज्य का एजेंडा, राज्य का परव्यू, हक राज्य का है, केंद्र का हक केंद्र का है। केंद्र प्लानिंग कर सकता है और क्या पैसा राज्यों को देना है, देना ही पड़ता है। देने के बिना वो देश नहीं चला पाए। बिल्कुल। ऑस्कर जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। आपको याद होगा जब मनमोहन सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया था, तो उसमें पहाड़ी क्षेत्रों, पहाड़ी जो राज्य हैं, उस वहाँ की जो पानी हो गया या लकड़ी हो गई, इनकी रक्षा के लिए एक बजट पेश किया गया, बजट का प्रावधान था। लेकिन मोदी सरकार में उसको कम आंका गया है या वो रूप नहीं दिया गया है। तो क्या इस मुद्दे को आप उठाएंगे? ये जानकारी हम लोगों को मिला जी, हम लोग ये मुद्दा जरूर उठाएंगे और पहाड़ी राज्यों को क्या ग्रांट्स मिलना, क्या योजना हमने पहले बनाया, वो जरूर लागू करने के लिए हम इसके बारे में जरूर मुद्दा उठाएंगे। तो हमारे साथ ऑस्कर फर्नांडिस जी थे और उनकी वाइफ ब्लॉसम। और फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता दें, तमाम मुद्दों को लेकर हमने यहाँ चर्चा की है, क्योंकि ये गंभीर मुद्दे हैं जिन पर राय लेना बेहद ज़रूरी है। और उन तमाम सवालों के जवाब हमें ऑस्कर जी दे रहे थे। ऑस्कर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ब्लॉसम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देश भर हम लोग दिवाली का आचरण कराए और इस समारोह में हम देशवासियों को
और हमारा भाइयों को, विशेष रूप में उत्तराखंड का भाइयों को और सारा भाइयों बहनों को शुभकामना देना चाहता हूँ मेरे तरफ से और मेरे बीबी ब्लॉसम तरफ से। मैं हिमालयन न्यूज़ चैनल को और आपके पूरे परिवार को, अपने पूरे प्रदेश और देश के वासियों को, जहाँ तक आपका चैनल जाता है, उन सभी साथियों को, भाई बहनों को दिवाली के पर्व की बहुत शुभकामना देता हूँ। और दीपक जैसे जलता है वैसे ही आपके जीवन में खुशियाँ हों, अंधकार दूर हो, आपकी कठिनाइयाँ अंधकार की तरफ भागें और उजाले की तरफ आप आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामनाएं। मैं दीपावली की शुभकामना देता हूं हिमालय न्यूज़ चैनल को और साथ में पूरे प्रदेश और देश को। आशा करता हूं कि ये चैनल यहां के सरोकारों को निर्भीकता से उभारने में पूरा अपना सहयोग करेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि हिमालयन न्यूज़ चैनल, जो कि एक लाइव चैनल है, उसका जो लॉन्चिंग है वो सफल हो और पूरे प्रदेश की, जैसा कि न्यूज़ चैनल का नाम है हिमालयन, तो मैं आशा करता हूं कि हिमालय राज्यों के लिए एक विशेष रूप से संजीदगी से यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उसको ये जन जन तक पहुँचाएगा। हिमालयन न्यूज़ का आगाज उत्तराखंड में हुआ है और हिमालय की इस पवित्र देवभूमि में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली की, नववर्ष की भी शुभकामनाएं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को देना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से जन सरोकार के मुद्दे बेहतर तरीके से आप उठाने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीप जले, खुशियों का दीप जले, खुशियों के जो हमारे घर घर में जो दीप जलता है वो खुशियां लेके आए, सुख शांति लेके आए, ऐसी कामना मैं देशवासियों को और अपने प्रदेशवासियों को देता हूं। हिमालय न्यूज़ के सभी दर्शकों को सुशांत सिंह का प्यार भरा प्रणाम। नमस्कार। हिमालय न्यूज़ चैनल उत्तराखंड में जो लॉन्च हुआ है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हिमालय न्यूज़ चैनल उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण समाचार हैं, चाहे राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, जो तमाम अंशे पहलू विकास के हैं, उन सबको प्रमुखता से उठाएगा। दिवाली के पावन पर्व के अवसर पर मैं हिमालयन न्यूज़ चैनल को और इनके समस्त आपके दर्शकों को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये दिवाली सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। जो प्रकाश, जिस तरह से दिए का प्रकाश से उदयमान होता है, वो हमारे जीवन में भी और नई नई खुशियां लेकर आए। नमस्कार। उत्तराखंड को पहलो वेब न्यूज चैनल हिमालय न्यूज का सारा दर्शकों थे, श्रोताओं थे में दीपावली की, दिवाली की और इगास बगवाल की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई दे दूँ। और डॉक्टर बछेती जी जो न्यूज चैनल शुरू करी उन भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर हिमालयन न्यूज़ के संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी स्वच्छ छवि बनाए रखेंगे और ईमानदारी से और अच्छी न्यूज़ों को और सही न्यूज़ों को जो है पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश। उत्तराखंड के सभी दर्शकों को अपने तरफ से, अपने सभी कलाकारों की तरफ से दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहले तो आपके हिमालयन चैनल को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने उत्तराखंड के एक बहुत बड़ा आपने एक प्रयास किया है, जो आपने उत्तराखंड के जन जन की आवाज़ को सारे समाज के सामने, पूरे देश और विदेश के सामने रखने का जो आपका प्रयास है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देता हूं और तमाम देशवासियों को, अपने उत्तराखंड प्रवासियों को, सबको मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। इसकी ओर से कि परिवार के माध्यम से पूरे अपने राज्य की और पूरे देश की जनता को, दुनिया को दीपावली के इस दीप पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और चाहूँगा कि ये दीपों का त्यौहार हम सब के जीवन में नई रोशनी लाए, नई उमंग लाए, शांति का भाईचारा लाए, जिससे कि
हमारा मुल्क भी, हमारा राज्य भी, मुल्क भी दुनिया में एक शांति के माहौल में विकास को गति मिल सके। इसलिए मैं सबको अपनी ओर से दिवाली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भाईचारा बढ़े, हमारी आपस में दोस्ती की भावना राज्य के अंदर वो एक बयार की तरीके से चैनल को मेरी बहुत बधाई और सारे हमारे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई और भगवान करे बहुत जल्दी ही प्रदेश में अच्छी सरकार आए और यहाँ भी महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह से परिवर्तन हो और हम सुख समृद्धि और शांति की ओर बढ़े। धन्यवाद। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे ये नया वर्ष दीपावली सभी प्रदेशवासियों के लिए मंगलमयी हो, आने वाले संकटों का हम सामना करें और पुराने संकटों से निजात पाएं, यही मेरा शुभकामना है। दिवाली के अवसर पर आपके सभी श्रोताओं को बहुत 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 बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रार्थना ये है कि आपके परिवार आने वाले साल में बहुत सुखी रहें, आपकी तरक्की हो, आपके देश की तरक्की हो और खुशहाली सारे देश में फैले, यही प्रार्थना दिवाली की है।